उपभोक्ता महंगाई की नई सीरीज के पहले आंकड़े आ गए हैं। आधार वर्ष 2024 के पहले आंकड़े जनवरी महीने के हैं और जनवरी के दौरान रिटेल महंगाई दर 2.75% रही है। नए आंकड़ों में खाद्य महंगाई का वेटेज कम हुआ है। जनवरी के दौरान खाद्य महंगाई दर 2.13% दर्ज की गई है। आलू, प्याज, लहसुन, अरहर और मटर की कीमतों में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। वहीं टमाटर, सोने चांदी की ज्वेलरी और नारियल तेल की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया है। सर, अभी जो नए आंकड़े आए हैं, जो नए बदलाव के बाद आंकड़े आए हैं, सबसे बड़े तथ्य उसमें क्या निकल के आ रहे हैं? इन आंकड़ों का इंतजार हो रहा था और अर्थव्यवस्था में बैंकिंग की दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से, स्टॉक मार्केट की निगाह में और ब्याज दरों की दृष्टि से बदला हुआ आंकड़ा खासा महत्वपूर्ण है और इसका असर आपके निवेश पर और तमाम सरकारी फैसलों पर पड़ेगा। जो बड़ा बदलाव हुआ है वो 2012 की जगह बेस ईयर को 2024 कर दिया गया है, जो ये लंबे समय से लंबित था। दूसरा ये कि फूड और बेवरेजेस का, खाद्य का भार या वेटेज इस सूचकांक में कम किया गया है। इसे 45%, 45.86 से घटाकर 36.75 और 36.8 के बीच में लाया गया। करीब 9 परसेंटेज पॉइंट की कमी की गई है। यानी पहले की महंगाई का जो आंकड़ा खाद्य को ज़्यादा वरीयता देता था, ज़्यादा वजन देता था, उसकी जगह सर्विसेज को रखा गया है। हाउसिंग का वेट काफ़ी बढ़ा है। हाउसिंग यानी रेंट का वेट बढ़ा है, 10 से करीब 17% कर दिया गया है। बास्केट और मार्केट को बढ़ा दिया गया है। टेलीकॉम, स्मार्टफोन जो पुराने आंकड़ों में शामिल नहीं थे उनको इसमें शामिल किया गया है। बैंक, OTT को, डिजिटल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इस तरीके के तमाम आइटम सूचकांक में शामिल हैं। उनकी महंगाई में और उनकी कीमतों में बढ़ोतरी खुदरा महंगाई को प्रभावित करेगी। और एक फॉर्मल लिंकिंग फैक्टर भी लगाया गया है जो कि 2015 से 2024 की टाइम सीरीज को जोड़कर बताएगा कि किस तरह से महंगाई में बदलाव हुआ और उसका नतीजा हमने देखा कि महंगाई की दर 2.7% के आसपास दिखाई दे रही है। अच्छा सर, अब इसका जो नए बदलाव हुए हैं उसका असर किस तरीके से आप देख रहे हैं? खास तौर से अगर हम बॉन्ड मार्केट पर देखें, मौद्रिक नीति पर देखें और अगर पहले से अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, 3 बहुत साइलेंट रिजीम शिफ्ट हो रही है भारत की महंगाई में। महंगाई जो आप महसूस करते हैं और महंगाई जो आंकड़ों में दिखती है उनमें फ़र्क है। महसूस करने वाली महंगाई हमेशा ऊंची होती है, सरकार उसे कायदे से नाप नहीं पाती, पर आंकड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि आंकड़ों के आधार पर रिजर्व बैंक अपनी ब्याज दरें तय करता है। GDP के लिए नॉमिनल बेस की गणना होती है और उसके आधार पर बहुत सारे फैसले होते हैं जिसमें कि सरकार का कर्ज है और खर्च है, तो नॉमिनल GDP में भी यही आंकड़ा शामिल होता है। 3 बड़े शिफ्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं विपुल जी। पहला शिफ्ट है कि फूड इन्फ्लेशन से सर्विसेज इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है अर्थव्यवस्था। भारत सरकार अब फूड इन्फ्लेशन को उतनी तवज्जो नहीं देगी जितनी सर्विसेज इन्फ्लेशन को दी जाएगी। ओल्ड रिजीम में जो हेडलाइन थी वो फूड थी। अच्छा मानसून हो, मंडी के प्राइसेस अगर क्रैश हो तो कीमतें कम होती थी और इसका उल्टा हो तो कीमतें बढ़ती थीं। लेकिन अब रेंट, फीस और सर्विसेज की कीमतें बढ़ने पर महंगाई ज़्यादा बढ़त दिखाएगी बजाय इसके खाद्य सामानों के। और खाद्य सामानों की महंगाई का अब उतना अच्छा या उतना बड़ा हिस्सा इस सूचकांक में नहीं दिखाई देगा। तो ये तो पहली शिफ्ट है। दूसरा शिफ्ट है कि आप हाई वॉलेटिलिटी से अब स्टिकी इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। फूड के कारण, खाद्य उत्पादों की मौसमी के कारण और आपूर्ति प्रभावित होने के कारण महंगाई की दर में बहुत तेज उतार चढ़ाव होता था, जो हमने पिछले वर्षों में लगातार देखा, पिछले 2-3 दशकों में। जैसे ही खाद्य का वेटेज इसमें से कम होगा, वैसे ही अब जो हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन है वो धीमे धीमे कम होगी, जिद्दी होगी, स्टिकी होगी, लेकिन लंबे समय तक स्थायी बनी रहेगी क्योंकि वो चीज़ें इंडस्ट्रियल या सर्विसेज प्रोडक्ट हैं, उनकी कीमतें दूसरे तरह से बढ़ती हैं, उसमें मांग और आपूर्ति का उतना असर नहीं होता। और तीसरी बड़ी बात, जो सबसे दिलचस्प बात है, महंगाई को लेकर तमाम राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, वो ये है कि हम पहले महंगाई का आंकड़ा आने पर ऑनियन की कीमतों को देखते थे, प्याज की कीमतों पर राजनीति होती थी। अब उसकी जगह रेंट आ गया है, किराए आ गए हैं। तो ओनियन से या रेंट की तरफ मूवमेंट है। रेंट बहुत बड़ा फैक्टर होगा, मकान का किराया महंगाई में काफ़ी बड़ा फैक्टर होगा। 17% के आसपास का वेट है। तो हायर अर्बन रेंट, पावर और ट्रांसपोर्ट के बिल, डिजिटल बिल आप इन्फ्लेशन की स्टोरी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं बजाय इसके कि आपकी मंडी में प्याज की, आलू की कीमतें। जी सर, इन्फ्लेशन के नंबर्स हमेशा से ही वो राजनीतिक अखाड़ों में एक कंट्रोवर्सी हमेशा रही है कि महंगाई कम दिखाई जाती है। अगर हम उस कंट्रोवर्सी की रोशनी में इन नंबर्स को देखें तो फिर किस तरीके से समझ पाएंगे? क्या ये विवादों को लेकर क्या विराम लगेगा? आप कैसे देख रहे हैं?
पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, पिछले सवाल का आधा हिस्सा कि जो मैक्रो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं, आरबीआई, मार्केट्स, इन पर क्या असर पड़ेगा इसे समझें, फिर हम इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी समझने की कोशिश करते हैं। रिजर्व बैंक के लिए हेडलाइन सीपीआई का आंकड़ा वही रहेगा, उसमें कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, पर लेकिन आरबीआई के लिए अब महंगाई को मैनेज करने में या संभालने में सुविधा होगी, क्योंकि जो क्रॉप्स वाले लॉसेस थे, फूड की प्राइसेस में तेज गिरावट थी, जिसके कारण एमपीसी को खाद्य महंगाई पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था और उसके आधार पर जो महंगाई बढ़ती थी उसे देखकर ब्याज दरें बनानी पड़ती थी, वो दबाव आरबीआई से हट गया है। तो आरबीआई कोर इन्फ्लेशन पर, वेजेस पर, रेंट पर, सर्विसेज पर ज़्यादा ध्यान देगी। और अभी आपको याद होगा विपुल जी, हाल में ही मौद्रिक समीक्षा के दौरान आरबीआई ने इस बात का इशारा भी किया कि सोने चांदी की कीमतों के कारण भारत की कोर इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो धीमे धीमे कोर इन्फ्लेशन पर फोकस करेगा आरबीआई, जो मौसमी महंगाई है उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। हाउसिंग का वेट डबल कर दिया गया है, इसलिए अब ये देखना होगा कि रिजर्व बैंक हाउसिंग रेंट के असर को किस तरह मैप करता है। बॉन्ड और रेट मार्केट पर वॉलेटिलिटी कम होगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि महंगाई वॉलेटिलिटी से स्टिकी की तरफ जा रही है, इन्फ्लेशन में अब एक स्थायित्व और एक मजबूती सी दिखाई देगी, इसलिए बॉन्ड मार्केट में थोड़े उतार चढ़ाव कम होंगे, जो आमतौर पर महंगाई की दर का आंकड़ा आने के बाद हर महीने बॉन्ड मार्केट ऊपर नीचे जाता था। वेजेस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वेलफेयर के लिए कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सीपीआई का आंकड़ा है वो इंडेक्सेशन का आधार बना हुआ है। दूसरा ये कि आने वाले दिनों में और भी तेजी से संकेत दिख रहा है कि आने वाले दिनों में कंज्यूमर इन्फ्लेशन की जो रीबेसिंग है वो तेजी से और फ्रीक्वेंटली की जाएगी। राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब बहस यहाँ से शुरू होगी कि ये गाँव की महंगाई दिखाता है आंकड़ा या शहरों की महंगाई दिखाता है, क्योंकि गाँव के खर्च में खाद्य का हिस्सा बड़ा है, फूड का बड़ा हिस्सा है रूरल एक्सपेंडिचर में, और जब रूरल एक्सपेंडिचर का वेटेज इस फार्मूले में घट गया है तो एक तरह से शहरों की महंगाई का, नगरीय महंगाई का रिफ्लेक्शन इसमें ज़्यादा दिखाई देगा, जहां सर्विसेज की खपत ज़्यादा है ऐसा माना जा रहा है। तो अर्बन और रूरल की जो डिवाइड है वो और चौड़ी होगी, ये बहस राजनीतिक रूप से होगी। दूसरा ये कि खाद्य महंगाई जो कि सबसे ज़रूरी है, जिस वजह से सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, उसे अब इसमें थोड़ा अंडर प्ले कर दिया गया है, वो छिप जाएगी महंगाई इस नए आंकड़े में, ऐसा माना जा रहा है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में कैसे दिखती हैं और कैसे प्ले आउट होती हैं, इन पर हमारी निगाह रहेगी।